Hello dear students, welcome to Dakshini classroom and today we all are going to discuss about DT8 problems. काफ़ी आसान problems थे and of course the problem starting from organic chemistry very easy. Acidic strength, basic strength, ये सारी चीज़ें I have been telling you, ये सारी चीज़ें क्या है, जो चीज़ें आने वाली है इस पर ध्यान देना आवश्यक है. सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ बताना है तो आपको COO नेगेटिव इसके आयन को स्टेबल करना होता है. ठीक है, अगर आपने इसको स्टेबल बना दिया सो दैट पार्टिकुलर एसिड इज उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई और इसको डी स्टेबल कर गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज लो. वी हैव 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल. हमें क्या करना है, COO नेगेटिव को यानी नेगेटिव चार्ज को कम करना है. नेगेटिव चार्ज को कौन कम कर सकता है, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे वो कौन होते हैं, -I. लेट अस सी, इसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा ऐसा ही रह जाएगा. तो ये सबसे पीछे चला जाएगा. पर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये क्या करेंगे, -I ग्रुप का काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखाएंगे. सो ऑब्वियसली इन दोनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा होगा. सो ये पीछे चला गया. इन दोनों में कंपेयर करेंगे. आपको पता है कि जो आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. तो ये ऑक्सीजन जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा उसका इफेक्ट उतना कम होगा. ऑक्सीजन जितना नज़दीक होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा और COOH को वो ज़्यादा स्टेबल, COOH को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए. ठीक, सो देखते हैं. दिस इज एट 1 2 3 थर्ड नंबर, 1 2 3 4 नंबर. ये ज़्यादा दूर है, इफेक्ट कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम. ये नज़दीक है तो इफेक्ट ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा. ये 1 नंबर पे आ गया. ये 1 2 3. दिस इज द सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट हैव मेजर रेजोनेंस. सो यहाँ पे राइट लिख दिया, इधर मैं लेफ्ट लिख देता हूँ. देखते हैं क्या है यहाँ पे. क्या है, राइट हैव मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, करेक्ट. सो दिस इज रियली सॉरी, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, this is left. Okay, so देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं. क्या हुआ, रेजोनेंस कैसे दिखाया, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ का लोन पेयर जो है ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ. तो आपको क्या पता है कि जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर्ड टू चार्ज्ड स्पीसीज. तो ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है. सो लेफ्ट वाला ज़्यादा है, राइट वाला कम है. ये ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ भी वही हो रहा है. इसके पास न्यूट्रल है, ये एक चार्ज स्पीसीज है जिसका कारण क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा. यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है. पर जैसे ही ये एक आयन बना, दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड. इसके पास एक अनोखी प्रकार की स्टेबिलिटी मिली, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक. ये बंदा एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रखा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू दिस वन. तो ये बहुत आगे निकल जाएगा. तो ये किस में है, राइट में है. सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन जिसमें क्या है, राइट वाला बंदा इज मोर स्टेबल देन लेफ्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं. pyridine is less basic than triethylamine because, so we have done already pyridine, we have this is triethylamine. So what is exactly happening, कैसे आधार, किस आधार पे आप बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हो, ये पूछना चाह रहा है. सो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं. लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी डिसाइड करती है कि आपका बेसिक स्ट्रेंथ कितना होगा. लोन पेयर जितना ज़्यादा डोनेट किया गया बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा. लोन पेयर जितना कम डोनेट कर पा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा. ठीक है, अब देखेंगे लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड किस पे करती है. अब इन नाइट्रोजन से कंपैरिजन कर रहे हैं. ये नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, सो उससे क्या, इसके पास S कैरेक्टर 33.3%, S कैरेक्टर, इसके पास क्या है 25%. इससे क्या होगा, S कैरेक्टर जब इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. दिस नाइट्रोजन is more electronegative than this nitrogen. Why?
इससे क्या, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की एबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा खींचेगा कंपेयर टू ये नाइट्रोजन। और जब वो खुद अपने पास खींच के रखेगा तो दूसरे को डोनेट कैसे कर पाएगा, यानी डोनेट करने की एबिलिटी इस नाइट्रोजन की कम है इस नाइट्रोजन से, ठीक है। और जब एबिलिटी कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम दिखाएगा। सो दिस sp2 कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन इज द रूट कॉज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, आपके पास एक गंदा सा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में सॉरी दिस इज AgNO3 रियली सॉरी। सो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये बॉन्ड टूटेगा, यू विल गेट AgBr प्रेसिपिटेट एंड यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल, ये जाएगा हवा में गायब हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा ये आपका प्रोडक्ट बन गया, दिस इज प्रोडक्ट। अब क्या है, दिस इज एरोमेटिक स्टेबल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेनार स्ट्रक्चर रिंग करंट अवेलेबल, सो दिस इज एरोमेटिक। लेट्स सी द ऑप्शंस, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, प्रोडक्ट इज एरोमेटिक करेक्ट, प्रोडक्ट हैज हाई डाइपोल मोमेंट करेक्ट, प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी नो, ये एक एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। स्टेबलाइज के रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल बन गया है, तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, फ्यू ग्रुप्स आर अटैच्ड विथ नैप्थलीन, यू हैव नैप्थलीन एंड यू हैव अटैच्ड फ्यू ग्रुप्स। सो आपको बताना है कि -I वाले कौन से, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ध्यान से देखें, दिस इज योर -I, this is -I, this is -I, this is -I and this is these two are +I group, ठीक है। ये दोनों क्या है, +I group। क्वेश्चन 6, which of the following is incorrect, इनकरेक्ट, देखते हैं, इन दोनों की स्टेबिलिटी की जांच करें। तो आपको पता है यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, और क्या पता होना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी वही है। ऑप्शन नंबर 2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। ऑप्शन 3 देखते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस है अवेलेबल, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे बात करें अगर आप, तो देखो क्या है, यू हैव 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, here you have 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उसके ज्यादा बनेंगे, ठीक है, ब्यूटीन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, इसके 5 ही बनेंगे, तो ऑब्वियसली आपके ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये कम है, और एरो आपने देखा ऐसा दिया हुआ, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 7 क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट, अंडरलाइन इनकरेक्ट। क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज परमानेंट, करेक्ट, एंड इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन कंजुगेटेड सिस्टम, यस दिस इज करेक्ट। Resonance is not possible in CH2 double bond C double bond O. No, resonance is possible here. Resonance is possible. So आपका option number 2 गलत। Hyperconjugation involves sigma pi over orbital overlapping, correct, and better hyperconjugation than correct. This is also correct. So option 2 आपका करेक्ट, ऑप्शन 2 आपका गलत है, दैट इज कॉल्ड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको उसको टिक लगाना है और आगे बढ़ना। चलिए इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 से बातों को शुरुआत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 से चलते हैं, हमने क्वेश्चन पीछे के सॉल्व किए हैं तो आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसकी बात करना चाहता है। फाइन, सो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास डिफरेंट अल्कीन्स होंगे और उसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो वो जनरली स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात भी करना चाहता है। सो क्या है लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इट मीन्स जो अल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सो क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स विच अल्कीन इज क्या है मोस्ट स्टेबल, इसकी बात करना चाहता है। सो इफ यू सी द ऑप्शंस वी हैव 4 ऑप्शंस एंड द फर्स्ट ऑप्शन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। आप देखोगे ध्यान से
this particular alkene, this is having CH3 hydrogen here, so 3 plus 3 plus 2, total how many? 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? 8 अल्फा हाइड्रोजन उपलब्ध हैं और दिस पार्टिकुलर अल्कीन इज इन कंजुगेशन विथ दिस रिंग, सो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है रेजोनेंस से। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो तो क्या होंगे? 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस क्या है? 9 है ऑप्शन नंबर 2 में, और ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रेजोनेंस से नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में मात्र 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन नंबर 4 वी हैव 3 प्लस 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। सो यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इफ यू सी, यहाँ पर रेजोनेंस भी है, साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, सो दिस पार्टिकुलर अल्कीन विल बी द मोस्ट स्टेबल एंड दैट्स वाई इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा कम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, सो मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन यहाँ बना दिया है। सो व्हाट दे आर आस्किंग, दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इज ड्यू टू, सो इफ यू सी होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन में, आप सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा की बात करते हो, इसको तोड़ते हो और ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे शेयर किया जाता है? इस कार्बन के पास पहुंचेगा। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखते हैं। व्हाट वी ऑल्सो नो दैट दिस इज sp2, करेक्ट? तो क्या है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्या? वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। सिंस वो वैकेंट है तो इलेक्ट्रॉन पे उनको शेयर किए जा सकते हैं। तो क्या है, सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल में जाता है, किसकी? जब आप क्या बात करते हो? टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन की बात कर रहे होते हो। तो क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल में जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है द कंपाउंड विच इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, विच इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और आपके पास कंजुगेशन होना चाहिए। देखते हैं किसमें है। फर्स्ट ऑप्शन, सो यू हैव इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हियर एंड आल्सो दिस इज इन कंजुगेशन। सो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यस, द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज प्रेजेंट, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे क्या है? कंजुगेशन है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है, कंजुगेशन में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? नो रेजोनेंस। इस वाले में रेजोनेंस नहीं होगा। आप पूछोगे सर क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ऑब्वियसली वी हैव, यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऐसे रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, सो आपको देखोगे यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK इज, तो अब pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। pKa हाई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, pKa लेस, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई। ठीक है, अगर pKa वैल्यू अगर किसी का बहुत ज़्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, और अगर pKa वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर आप उसको बोल सकते हो, वो ज़्यादा होगा। तो इन्होंने बोला है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa, तो आप क्या बोल सकते हो? करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो पहले कम स्ट्रेंथ वाला, फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ, फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में सबसे कम एसिडिक कौन होगा? एसिडिक के लिए क्या करोगे? सबके सब OH है। ठीक है, OH है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तभी दिखेगा जब H को रिलीज करना आसान होगा। जब H को रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा? आयन बनेगा। एसिड है मतलब H+ रिलीज करेगा। H+ को जितना आसानी से रिलीज करेगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आसानी से कैसे रिलीज करेगा? जब ये आयंस स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, जब ये आयंस स्टेबल हो जाएंगे
ठीक है, तो जब ये आयंस स्टेबल हैं तो वो बताएगा जो सबसे स्टेबल आयन वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, हमको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस के रूप में अगर हम डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, सबके सब नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, यहाँ पे OCH3 है, मेटा पोजीशन पे है, OCH3 है, मेटा पोजीशन पे है, रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा। CH3 है तो ये +I भी दिखाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा और बढ़ाएगा। क्लोरीन है -I दिखाएगा पीछे की तरफ। NO2 है, ये -M भी दिखाएगा, -I भी दिखाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम करेगा, इसलिए इस आयन को स्टेबल बनाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो डी स्टेबल बना रहा है, स्टेबल कम कर रहा है, स्टेबिलिटी कम कर रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल एनायन बना और इसके कारण ये सबसे वीक, इसका स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये आएगा। इसको मैं ऐसे देता हूँ, 1 नंबर पे ये आएगा। इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करें, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन है तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है, तो क्या है, क्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में कम डेंसिटी खींच पाएगा, तो ये कम स्टेबल होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। कहने का मतलब कि ये सबसे कम एसिडिक, उसके बाद ये एसिडिक, उसके बाद ये एसिडिक और सबसे ज़्यादा ये एसिडिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि अगर आप ऑप्शंस मिलाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 11 ना, सो क्वेश्चन नंबर पहले आपका 2 आना चाहिए, सॉरी कौन सा करेक्ट होगा, डिक्रीज इंक्रीजिंग ना, तो पहले आपका आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 के बाद आपका आना चाहिए ये 4 नंबर, 4 के बाद आना चाहिए 3 नंबर, 3 के बाद आना चाहिए 1 नंबर, करेक्ट? नो, 2 4 4 3 सॉरी 2 4 1 3 सॉरी 2 4 1 3 ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सबसे पहले 2 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 2 के बाद आपका 3 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए। सॉरी, दिस इज द ऑर्डर। हाँ, इस ऑर्डर के रूप में आप सजा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन 12 क्या है, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पारा नाइट्रोसोबेंजीन। लेट्स सी, मैंने ड्रॉ कर रखा है, पारा नाइट्रोसोबेंजीन है, आई थिंक रियली सॉरी, यहाँ पे होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। चलिए, तो पारा नाइट्रोसोबेंजीन है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, कैसे बनाओगे बताओ। इन्होंने ऐसे बनाया है, यहाँ पे सॉरी ये ऐसा था, लोन पेयर डाला, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। ध्यान रखेंगे सारे ऑप्शन में क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का प्रयास किया गया है, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव नथिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो या आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एरो डाल दिया है ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन दूर रहे। चलिए, तो क्या होता है, मोर जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं है, हटा देंगे। ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए सारे एटम्स की, तो पहला ऑप्शन तो वहीं रूल्ड आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, सारे एटम्स के पास ऑक्टेट स्टेबिलिटी है, करेक्ट, वेरी नाइस, बट कार्बन इज हैविंग माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्या बोलना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन। सो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो आपका सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सर्च कीजिए ऐसे ऑप्शन में जहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। कैसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
चारों ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन 13 को देखेंगे सारे लोग। क्वेश्चन 13 है दिस वन, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछना चाह रहा है। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप हैं और आपके पास जो है इथाइल ग्रुप हर जगह ऐड किया गया है, तो आपको ऑर्डर के रूप में सजाना है। तो आपको जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स, खासकर बेंजोइक एसिड्स, यानी कि बेंजीन रिंग में अगर COOH हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे किस बात का, समथिंग कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप आ गया है, अगर आप बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हो, बेंजोइक एसिड में अगर रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप आ गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ दैट ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, ये आपका -I हो +I हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ग्रुप आ गया है ऑर्थो पोजीशन पे, सो दैट पार्टिकुलर बेंजोइक एसिड विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, हाईएस्ट, ठीक है। वो सबसे उसका जो है उसका नंबर सबसे ऊपर आएगा। क्यों, इसकी बातें तो आप शायद थियरी में कर ही चुके हो। क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन में आने के कारण क्या होता है, बेंजोइक ग्रुप बाहर चला जाता है, तो रेजोनेंस होता है वो सिर्फ दोनों ऑक्सीजन के बीच में ही होता है, बेंजीन में वो नहीं आ पाता है। बेंजीन का जो बेंजीन और COH का रेजोनेंस नहीं हो पाता है। ये सारी बातें आप जानते हो, ठीक है। तो ये समथिंग कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट है, जो कि आप आराम से पढ़ चुके हो। ये इस ग्रुप के कारण क्या होता है, ये सबसे पहले निकल जाता है आगे। तो दिस इज द मोस्ट एसिडिक। अब क्या है, अब आप अपने जो भी आपके पास थियरीज है उसको लगाइए बाकी सारे पे। ये सबसे ऊपर निकल गया है, अब आप सोच सकते हैं अपने थियरीज के आधार पे। सो यू हैव पैरा पोजीशन, यू हैव CH2 CH3 एट द सॉरी पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड नो। सो व्हाट वी नो दैट इथाइल ग्रुप इज +I, इथाइल ग्रुप इज +I। तो अब यहाँ पे रहे डेफिनेटली वो अपना +I दिखाएगा ही। तो +I यहाँ दिखा रहा, +I यहाँ दिखा रहा, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि इथाइल ग्रुप वहाँ पे है ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये 1 नंबर वाला बंदा है, ये 2 नंबर वाला बंदा है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता चलेगा, जिसमें +I इफेक्ट कम होगा, जिसमें +I इफेक्ट कम होगा। आपने देखा ये मेटा पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे है। तो क्या है, जो +I इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये नज़दीक है, ये दूर है। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा, पर जैसे ही आप दूर बोलोगे मैं बोलूँगा कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। ये तो आपका +I दिखा रहा है, साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। ये ओनली +I दिखा रहा है, ठीक, ओनली +I दिखा रहा है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये क्या होगा, ये सबसे पीछे चला जाएगा, ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताइए कि आपका फर्स्ट में ये दिस इज 1, फिर क्या आएगा D आएगा, फिर क्या आएगा आपका C आएगा और फिर क्या आएगा आपका B आएगा, ठीक। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलो, इन विच फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन, ऐसा पूछना चाह रहा है कि पहला जो है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, सो ऑन। सो इन विच फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन की बातें करा चाहता है। देखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंजुगेशन, आपने पढ़ा भी होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंजुगेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये क्रॉस कंजुगेशन करते हैं, उसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन करते हैं। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट वन, ये बंदा जो है इससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मैं लिख देता हूं सेकंड। ओके, तो ध्यान से देखें, जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है वो क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। सो क्या है, दिस इज एक्सटेंडेड, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, सो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। नो, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे दिस इज क्रॉस, दिस इज एक्सटेंडेड, सो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट वन। आगे भी देख लेंगे तो भी सही है। यहाँ पे क्या है, दिस इज, यहाँ पे आपने क्या है, चार्ज अवेलेबल करा दिया है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, हमने देखा भी है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड सो ऑन विद द ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक में कार्बन पे नेगेटिव है। एंड व्हाट वी नो दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है हमने किए।
ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने किया था। क्वेश्चन 15 क्या है? दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। बहुत ही आसान सा कि सराउंडिंग्स एंड सिस्टम चेंज नहीं, ऐसा नहीं, चेंज नहीं। The surroundings is always in equilibrium. That's what we have been seeing. Reversible process. किसी भी बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। स्लो प्रोसेस मतलब क्या है कि बहुत ही स्लो चल रहा है, किसी भी पार्टिकुलर समय पे वो रिवर्स जा सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 16 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एटम delocalized its lone pair with benzene ring। सो मैं ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है आपके पास? एक मॉलिक्यूल गिवन है, then also we have one more ring. Now we can see different nitrogen. One nitrogen is here, another nitrogen is here, then we have one more nitrogen, and I think one methyl here, one methyl here. So methyl, you can understand this is methyl group. Then one more nitrogen is here. NH2. ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सारे नाइट्रोजन में से ऐसे कितने नाइट्रोजन हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन हैं जिसका इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो जा रहा है। लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन्स हियर, ये इलेक्ट्रॉन, हियर वी हैव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज होने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, वो क्या होना चाहिए? कंजुगेशन में होना चाहिए, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में, डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में होना चाहिए। देखते हैं कौन सा नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन, इसके बगल में है क्या कोई? नहीं, तो ये नहीं होगा। ये नाइट्रोजन, इसके जस्ट बगल में कोई है? नहीं है। ये नाइट्रोजन, इसके जस्ट बगल में कोई है? नहीं है। बट ये नाइट्रोजन, इसके जस्ट बगल में क्या है? यस। तो ये पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ऐसा सोचा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो कंजुगेशन में डबल बॉन्ड नहीं होने के कारण आपका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर 17 क्या पूछ रहा है? द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.73 dBA। फाइन, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पूछ रहे। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो दिस इज गिवन, so first of all let me write chlorobenzene. This is chlorobenzene. Now I am going to draw the particular molecule. ओके क्लियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 1.73 dB, करेक्ट। दिस म्यू इज गिवन 1.73 dB। सो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल? दोनों में डिफरेंस क्या है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। क्लोरीन है, इसी प्लेन में होगा, तो आप इतना समझ सकते हो कि ये क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट और इस क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल हो गया। तो इसका इफेक्ट इसने कैंसिल किया, इसका इफेक्ट इसने कैंसिल कर दिया। अब इफेक्ट किसका बचा? अकेला इसका बचा। तो क्या ये इफेक्ट इसके बराबर नहीं दिख रहा? यहाँ पे भी आओ तो यहाँ पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई नेट इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इफेक्ट इस डायरेक्शन में है।
इसमें भी वही चीज है, इधर कोई नेट इफेक्ट नहीं है, इधर कोई नेट इफेक्ट नहीं है, डायरेक्शन। तो क्या होगा, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.73। ठीक है, बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक लगाना था आपको और कुछ नहीं करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग पे, क्वेश्चन नंबर 18 आई एम सॉल्व, क्वेश्चन 18, which of the following pair is not pair of resonating structure? So resonating structure के लिए क्या पता होना चाहिए, आपके एटम्स मूवमेंट, एटम्स का मूवमेंट नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूव करते हैं, एटम्स कभी भी मूव नहीं करते। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन 1, एंड इसका जो रेजोनेटिंग प्रोबेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो क्वेश्चंस बोलना चाह रहा है, दिस इज लाइक दिस। अब आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, कैसे ये स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में पहुंचने के लिए कैसे क्या क्या किया गया होगा। तो मेरे अंदाज से व्हाट आई एम थिंकिंग कि इन्होंने क्या किया है, यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया है, और ये हाइड्रोजन मूव करके यहाँ चला गया है, और ये यहाँ गया है, तभी तो आपको यहाँ पे बन जाएगा, मिल जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, इस हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ाइए, इस हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ाइए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया है, यहाँ पे चला गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, क्या बोला मैंने, यहाँ के हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। डोंट वी आर गेटिंग दिस वन, यस वी आर गेटिंग दिस वन, बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट removing the hydrogen from one place and adding it to some other place. That is not allowed in resonance. रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, एटम्स कभी भी मूव नहीं करते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 इटसेल्फ गलत हो गया, आगे की तरफ नहीं जाएंगे, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमने देखा, क्वेश्चन 19 क्या है उसको देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 19 क्या है, आई थिंक क्वेश्चन 19 इज रिपीटेड ना, सो दिस इज वेरी इजी। क्वेश्चन 19 इज रिपीटेड, समवेयर वी हैव डन दैट। सो वही पूछना था कि नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 20 क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड, नो, inductive effect operates through sigma bond. Resonance effect operates through sigma bonds, no, resonance effects operates through pi bonds. Resonance and inductive both, this is also आपका गलत है, पूछ रहा है true statement, so inductive effect operates through sigma bond, that is the correct option. Question number 20 का जो correct option होगा वो fourth one है। Okay, question number 21 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि विच वन डज नॉट शो रेजोनेंस, विच वन डज नॉट शो रेजोनेंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 1 CH3 देन C डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर दिया, लोन पेयर इसीलिए दिया कि आप लोग क्या करो, कंफ्यूज हो जाओ और ऐसे करके बोलो कि सर रेजोनेंस हो रहा है। भाई मेरे, फॉर रेजोनेंस टू हैपन व्हाट डू वी हैव टू हैव, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, वी हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, फाइन, बट वी हैव सम प्लेस टू गिव दैट इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जा सके। आपने देखा होगा कभी वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं रेजोनेंस में। यहाँ पे आप इस देखो, दिस इज क्या है, ये पार्टिकुलर CH&NH जो बॉन्ड है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑलरेडी हैव मेड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा है, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाए, ठीक। क्वेश्चन उसका ऑप्शन 2 बोल रहा है, ऑप्शन 2 में आपने देखा ध्यान से क्या है, ये कंजुगेशन में नहीं है,
ये क्या है, कंजुगेशन में नहीं है। ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3 इज वेरी पॉपुलर ऑप्शन, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस। दिस इज CH3, sorry, CH2 C11CH, this is called alene. दिस इज ऑल्सो, आप बोलोगे सर ऐसे चला जाएगा, नो, ये दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड होते हैं दोनों अलग अलग प्लेन में होते हैं। रेजोनेंस के लिए एक प्लेन में होना आवश्यक है। तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर का शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं इसको बता सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से देख भी सकता हूँ चाहो तो। ये आपके पास है वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेट्स ड्रॉ द वर्टिकल प्लेन। I'm just doing it very fast, so it may be wrong sometimes, it may be not a skill. This is what the line I'm drawing. Let's take put carbon here, carbon here, carbon here on the vertical plane. At the central axis. Now put hydrogen here, bond like this on the vertical plane. Hydrogen here, on the horizontal plane. Getting this? अब क्या होगा, सिंस ये हाइड्रोजन वर्टिकल प्लेन में है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इस प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ठीक है, टुवर्ड्स यू, बैक साइड। क्लियर? नाउ ये जो पाई बॉन्ड होगा ये होगा ऑन द वर्टिकल प्लेन। वो क्या होगा, ऑन द वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक है। तो दोनों जो पाइप बॉन्ड हैं वो अलग अलग प्लेन में हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या है आपका, ये भी रेजोनेंस नहीं देता। ध्यान से रखेंगे क्वेश्चन को हमेशा। क्वेश्चन 22 क्या पूछ रहा है, विच वन विल शो -m इफेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। -m का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो नहीं, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर वी हैव OC डबल बॉन्ड O। यस, ऑफ कोर्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो इन रेजोनेंस विद अदर ऑक्सीजन, बट वो अवेलेबल रहेगा आपके बेंजीन रिंग के लिए भी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज +m। ऑप्शन नंबर 2 वी हैव N ग्रुप, सो ऑब्वियसली N क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, +m। ऑप्शन नंबर 3 C डबल बॉन्ड O। सो क्या है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो वो बेंजीन रिंग से खींचेगा, सो -m शो करेगा। क्वेश्चन 22 ऑप्शन 3। Question 23, which of the following cannot exhibit hyperconjugation? So, okay, so cannot exhibit. Question number 23 we are going to see. So let us see CH3. This can show, नजदीक में है, बता सकता है, ये आपको hyperconjugation शो कर सकता है। ये देखते हैं, ये भी आपका हाइपर कंजुगेशन बगल में है, बता सकता है। ये देखते हैं अल्कीन, यस भी इस, यहाँ भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सो या होपफुली सबके सब दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन 4 अगर ध्यान से देखें हम लोग, सो ऑप्शन 4 वी हैव CH3, what is this? This is alpha, this is your alpha कार्बन, बट अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपके पास हाइपर कंजुगेशन के लिए हाइड्रोजन होना, CH बॉन्ड होना चाहिए। इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बट अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो आपका हाइपर कंजुगेशन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं, बड़ा सा ये आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेजोनेटिंग, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। वेरी आसान है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहला जो है दूसरे से ज़्यादा स्टेबल है ऐसा ढूंढना है। तो क्या है, ऑक्टेट स्टेबिलिटी ध्यान में रखना है, नेगेटिव चार्ज हैज़ टू बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो इफ यू सी ऑप्शन नंबर 1, नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन,
फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और नाइट्रोजन। सो क्या है, दूसरा इज मोर स्टेबल, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑप्शन नंबर 2, if you see option number 2, there is something called first molecule does not have octet stability, CH2 positive. If you see only 6 electrons, or if you see the second part, you have all the atoms have octet stabilized, so obviously दूसरा पार्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन 3 की बात करते हैं। If you see option 3, नाइट्रोजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नो चार्ज, एंड उसी का दूसरा जो आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला गया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन कैन कंटेन पॉजिटिव चार्ज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पहला जो है आपका मोर स्टेबल। क्वेश्चन 25, हाउ मेनी स्पीसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। सो आपको एरोमेटिक गिनना है। क्वेश्चन 25, दिस इज लेट मी ड्रॉ दिस इज pyridine, this is aromatic, you know. Then this is aromatic. Why? Due to this is aromatic too. Yeah, we have 6 electron, we have 6 pi electron, but all the carbon are not sp2. We have one carbon that is sp3. So क्या है, ये आपका aromatic नहीं होगा। Then okay, so if you see alternate pi bonds are present, ring current are present, so yes, this is also aromatic. Then if you see this one, I don't think so, this is aromatic. We have nitrogen here, positive charge, only 4 pi electrons, हमारे पास 6 pi electron होने चाहिए. This is also not aromatic. This if you see, इसके पास 2 pi electrons हैं, but 2 sp3 carbon है, again no, it's not aromatic. If you see this, we have negative charge, so yes, aromatic. 6 pi electron, sulfur यहाँ पे डाल दिए इन्होंने, same lone pair, same, this is also aromatic. Then if you see this, so यहाँ पे आपके पास क्या है, this is again sp3 कार्बन. तो कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, गिन के बताइए, गिन के बताएंगे तो हमारे पास है ये 1 2 3 4 5, सो टोटल 5 एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए. क्वेश्चन 26 पूछ रहा है विच इज इनकरेक्ट रिलेशन. सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 26, functional isomer, so CH3CN and CH3NC definitely correct. जब आप कनेक्टेड कार्बन से हो तो अलग ग्रुप होता है, कनेक्टेड नाइट्रोजन से हो तो अलग ग्रुप होता है. फाइन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ऑप्शन नंबर 2 सेम. एक बार आप देखोगे NO2 में एक बार ऑक्सीजन से कनेक्ट किया गया है मिथाइल को, एक बार नाइट्रोजन से कनेक्ट किया गया है मिथाइल को. सो यस, बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यू कैन से NO2, you can pronounce NO2, but since the connectivity is from different carbon, different atoms, वो अलग functional group शो करेगा. ऑप्शन नंबर 3 CH3 CH2 CHO, and this is not position isomer यार. क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट.
So if you see here CH3, CH2, CH2, CHO. Numbering will start from here 1, 2, 3, 4. So this is butane, or you can say butanol. If you see, if I am drawing this one, CH3 and then CH3, CHO. 1, 2, 3. So what is this? Is 2 methyl propanol. 2 methyl propanol. This is butanol. So आपको पता क्या होना चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए? फंडामेंटल रूल इज यू हैव टू हैव सेम पेरेंट चेन. सेम पेरेंट चेन होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है. अगर आपके पेरेंट चेन सेम नहीं है तो आपका वो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा. अब आप बताओ क्या दोनों के पेरेंट चेन सेम है? नहीं. एक का प्रोपेन है तो एक का ब्यूटेन. सो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है बताइए. क्वेश्चन 27 पूछ रहा है द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड. वी हैव गिवन कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 27. चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ से. फंक्शनल ग्रुप इधर जाएंगे, इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. 1, 2, 3, 4. सो क्या है लिखते हैं 4 इथाइल, देन साइक्लो, देन ब्यूटेन 2 ene. So drop A, write 2 here, 2 ene, then all. So drop E, 1 all. So 1 all. ठीक है, ये हो जाएगा. आप देख लीजिए मैच कीजिए ऑप्शन कौन सा सही है. देन क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है. ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट P1. सो इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे. You have P here, you have V here. Let's write it P1 to P1, V1 to V1. ठीक है. So if you see process 1 goes from P1 V1, यानी कि P1 में इस पॉइंट P1 V1 यानी this from this point to 2 P1 V. So 2 P1 V समझे यहाँ पे ये ऐसे जाता है. This is process number 1. Process number 2 is it is going from process number 2. This is going from again this particular point to P to V1. ऐसा अलग अलग प्रोसेस. देन वर्क डन इन द 2 केसेस में वर्क डन क्या होगा बताइए. वॉल्यूम चेंज अगर नहीं हुआ तो वर्क डन 0. P डेल्टा V इज वर्क डन. यू नो व्हाट इज वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. यही करते हैं ना. रिवर्सिबल पाथ में वर्क डन क्या होता है, यही होता है. अगर वर्क डन 0 होना है इसके लिए वॉल्यूम चेंज क्या होगा, 0 होगा. सो ये जो है इस पार्टिकुलर दोनों प्रोसेस के लिए दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2. प्रोसेस 1 में क्या है वर्क डन 0 हो गया है. सो प्रोसेस 1 में क्या होगा वर्क डन 0 हो जाएगा. प्रोसेस 2 में वर्क डन 0 होगा क्या, नहीं होगा. माइनस P इंटू डेल्टा V इज 2V2, सॉरी 2V माइनस V दैट इज V. सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा V. सो माइनस P इंटू क्या हो जाएगा V. सो माइनस P इंटू माइनस P क्या हो जाएगा सेकेंड वाले प्रोसेस का वर्क डन हो जाए. ठीक. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 28 हमने देखा. अब क्वेश्चन नंबर 29 की बातें हम लोग क्वेश्चन 29 की बातें करते हैं. विच इज करेक्ट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. यू नो सिंपल सी बात है. एडियाबैटिक किसी ने बोला बस आंख बंद करना है. क्वेश्चन 29 एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही होता है हीट एक्सचेंज इज 0, Q इज 0. ये एडियाबैटिक प्रोसेस का पहचान है. तो ये सीधा क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या पहचान है. ठीक है. डेल्टा T इज 0 फॉर आइसोथर्मल यू नो एंड ऑल दोस थिंग्स यू नो. सो क्वेश्चन 29 हमने देखा. क्वेश्चन 30 क्या है.
which has maximum internal energy at 298 केल्विन। सो देखिए अगर ध्यान से देखो, सो इंटरनल एनर्जी क्या होता है बताइए, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सम ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी यहाँ पे किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक, यहाँ पे क्या? काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। सिंस पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं और हम यहाँ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, क्या? आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो क्या है, अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हो, सो वो एक्चुअली क्या होता है? वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपने समझा होगा? काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो क्या वो गैस पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो अगर वो गैस पे डिपेंड नहीं करता है तो एट क्वेश्चन नंबर 30 एट 290 केल्विन काइनेटिक एनर्जी सबका सेम होगा, और जब सबका सेम होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी सेम, ठीक। सो क्वेश्चन 30 का क्या होगा? सारे के सारे का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सेम हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी? व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2.5 मोल ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड? सो बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। सो क्या लगाएंगे? टेम्परेचर चेंज कर रहा है, एंट्रोपी का फॉर्मूला बताएं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा? एन सी पी लॉन ऑफ T2 बाई T1, करेक्ट? T2 बाई T1 ही होगा ना, T2 बाई T1, करेक्ट, ये फॉर्मूला होगा। ओके, सो देखते हैं क्या हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। यस है, सारी इंफॉर्मेशन है, यूज करते हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स बताइए। नंबर ऑफ मोल्स 2.5। सीपी मोलार स्पेसिफिक मोलार हीट कैपेसिटी बताइए। अगर आप ध्यान से देखो, आप गलतियां कहाँ करेंगे, फिर से ध्यान रखें, गलती आप कहाँ करेंगे? आप अगर सीपी की वैल्यू देखेंगे दैट इज गिवन एज 4.2 जूल पर ग्राम, पर क्या हम लोग यूज करते हैं? मोलार हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोलार हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। और इन्होंने 4.2 जूल पर ग्राम दिया, पर मोल नहीं दिया। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम टू मोल। कैसे करेंगे? 4.2 इंटू 1.8, दैट्स ऑल। सॉरी नॉट 18 क्यों? मोलार मास ऑफ वाटर। देन इंटू लॉन ऑफ क्या होगा? T2। व्हाट इज T2? T2 इज गिवन एज 87। 87 का मतलब क्या हो जाएगा? 87 प्लस 273, सो 360 डिवाइडेड बाय 27, सो दिस इज 300। सॉल्व करते हैं। 2.5 इंटू 4.2, दिस विल अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 18 इंटू 1.2, सो लॉन ऑफ 1.2। लॉन ऑफ 1.2 की वैल्यू 0.1, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 18 इंटू 0.8, ठीक। अब आप देखो ये क्या है? 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? सॉरी दिस इज 0.18, ओके। सो 0.18 इंटू 18 कितना हो जाएगा ये बताइए। आप बोलोगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे करें? मुझे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन नहीं करना होता है। 0.18 को 0.2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। सो 18 गुने 0.2 कितना होगा? 3.6। 3.6 गुने 10 कितना होगा? 36। सर्च कीजिए 36 के आसपास वाला ऑप्शन। 16 नहीं, 9 नहीं, 34 टिक, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है वो पूछते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। What we have gives Helmholtz equation delta G is equal to delta H minus of T delta S. So
T delta S is equal to delta H minus delta G, करेक्ट। सो डेल्टा S क्या हो जाएगा 1/T इंटू डेल्टा H माइनस ऑफ डेल्टा G। सर्च कीजिए ऑप्शन और आंसर पता कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन विच among the following is not a state function, not underline not a state function। so अगर आप देखो internal energy state function, free energy state function, work is a path function, so third option work is a path function, ये आपका state function नहीं है। okay, a well stoppered thermos flask contains some ice cube, not same, some ice cube। this is the example of क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आपके थर्मोस फ्लास्क की बात की मैंने। थर्मोस फ्लास्क का काम है कि वो हीट का एक्सचेंज रोकता है। वेल स्टॉपर्ड का मतलब है वो मास का एक्सचेंज रोकता है, जो हीट का भी एक्सचेंज ना होने दे, जो मास का भी एक्सचेंज ना होने दे, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। सो क्वेश्चन 34 इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर हम 35 की तरफ देख रहे थे। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग, पूछ रहा है स्टेट फंक्शन सब में कौन सा होगा। पहला ऑप्शन इज क्यू, सो पाथ फंक्शन होता है। सेकंड इज डब्ल्यू, वो तो पाथ फंक्शन, वो भी पाथ फंक्शन होता है। क्यू प्लस डब्ल्यू दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। सो दिस इज द क्या है स्टेट फंक्शन, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है, यू हैव सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं क्वेश्चन 36। क्या है, a gas is allowed to expand at constant pressure from a volume of 1 liter to 10 liter against a external pressure of 0.5 atm. If the gas absorbs 250 joule, ठीक है, from surroundings, what is the value of Q? So बता सकते हैं constant W क्या होगा माइनस P external डेल्टा V माइनस P क्या है बताइए 0.5 एटीएम, डेल्टा V क्या होगा 10 माइनस 1, सो क्या होगा -5 इंटू 9, सो दिस इज 5 लीटर एटीएम। जूल में बदलना हो तो क्या होगा -4.5 इंटू 101, सो अप्रोक्सीमेटली 455, ठीक, वर्क डन ये हो जाएगा। फिर क्या है, गैस एब्जॉर्ब्स 250 जूल, सो Q क्या हो गया, Q इज प्लस 250 जूल। डेल्टा U क्या हो जाएगा, या डेल्टा E भी बोलते हैं इसको आप, Q प्लस W, सो क्या होगा 250 माइनस 455, सो दिस इज कमिंग टू बी 205, ठीक, 205 जूल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 37 क्या है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, हाईएस्ट एंट्रोपी मतलब कि सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होता है। सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो अगर देखो पहला ऑप्शन है वाटर है, नो लिक्विड। सेकंड ऑप्शन ग्रेफाइट सॉलिड, थर्ड ऑप्शन मर्क्यूरी लिक्विड, फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। सो फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, गैसियस स्टेट में, गैसेस में सबसे ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होता है। तो एंट्रोपी किस में ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन में ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है, 38 बॉइलिंग ऑफ एग। जब एग को बॉईल किया जाता है तो क्या होता है, ये शायद मैंने आपको लेक्चर में करवाया था अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि वो जो आपके एग में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो प्रोटीन्स क्या है, वेल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, वेल कनेक्टेड, जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड से सबके सब कनेक्टेड होते हैं। बट जब आप उसको हार्ड करते हो, बॉयल करते हो मतलब आप उसको हीट करते हो, हीट करने का डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप कहना क्या चाहते हो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से जो कनेक्शन जो था वो टूट गया, कनेक्शन जो था वो टूट गया, तो डिसऑर्डरनेस क्या हुआ, इंक्रीज कर दी। अब क्या सबके सब एक दूसरे से ज्वाइंट वर्क करते थे, अब क्या है आपने हीट किया तो सब टूट गए, सबके सब प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से सब नहीं जुड़े हुए हैं, तो डिसऑर्डरनेस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया है। जब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करता है। क्वेश्चन जान के पूछा जाता है क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, और हमने देखा भी है कि लिक्विड में डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान रखेंगे तो क्या एंट्रोपी इंक्रीज करता है, ठीक। क्वेश्चन 38 एंट्रोपी इंक्रीज करता है। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E फॉर द कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन एट 27 डिग्री। सो लिक्विड बेंजीन,
क्वेश्चन 13 है लिक्विड बेंजीन, तो लिखता है C6H6 बेंजीन लिक्विड प्लस O2, क्या होगा 6CO2, so 6CO2 गैस प्लस क्या होगा 3 वाटर, 3H2 वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 15/2 गैस। डेल्टा एन जी 6 माइनस गैस ये दैट्स वाई 15/2, सो क्या हो जाएगा बताइए 3 माइनस 3/2 माइनस 1.5। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, सुना होगा आप लोगों ने। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछ रहा है क्वेश्चन, सो वी जस्ट कैलकुलेट डेल्टा एन जी आर टी। सो माइनस 1.5 और 3/2 इंटू 8.3 इंटू व्हाट इज टेम्परेचर गिवन, temperature 27 degree centigrade, so this is 300. Clear? So we are getting how much 4.1, so you will see 3 into 3 9 into 4 36 00 joule. Search for the option, that's all. Or kilojoule 3.6 kilojoule negative. ठीक, तो सर्च फॉर दिस पार्टिकुलर ऑप्शन एंड यू विल सी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आ रहा है। ठीक, जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ हीट। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो आराम से होना चाहिए। आपके पास अर्क है, जूल है, कैलोरी है, तो मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 40 ना। सो क्वेश्चन 40 में क्या है, आप व्हाट वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, देन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्क। तो ये सबसे छोटा यूनिट, फिर जूल एंड देन योर कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट ऑप्शन। सो जब रिवर्सिबली वो क्या है एक्सपैंड कर रहा है, सो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, इंट्रोपी इंक्रीज करता है। सो आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो गया है। ठीक है, ऑब्वियसली इंथैल्पी चेंज क्यों, आइसोथर्मल है, सो क्या होता है एनसीपी डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज नहीं किया हो तो इंथैल्पी चेंज 0 होगा, एंड देन इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, एंड सारी चीज़ें गिवन है। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू -W, ऑल्सो करेक्ट। सो यस, इंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव, नॉट 0। क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज एक्सटेंसिव। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन 42 एक्सटेंसिव क्या बताया था हमने आपको, कि अगर आपको एक्सटेंसिव पता करना है, एक डब्बे ले लीजिए, प्रॉपर्टी को डाल दीजिए और आधा काट दीजिए। प्रॉपर्टी अगर बदल गई सो दैट इज योर एक्सटेंसिव, अदरवाइज वो इंटेंसिव होती है। सो डेंसिटी इंटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी नॉट मोलर इंथैल्पी, इंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चन 43 है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली इन वैक्यूम। सो क्वेश्चन 43 ध्यान से देखिए, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम। फ्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम क्या होता है, वर्क डन 0 होता है, Q 0 हो गया, और क्या है वर्क डन 0 है, टेम्परेचर चेंज 0 होता है, सो डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। ठीक है, बट दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, बोले सर सब कुछ 0 होते हैं, नहीं भाई मेरे, इंटरनल इंट्रोपी चेंज इसका 0 नहीं होता है। इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंट्रोपी इंक्रीज करता है। ठीक है, दिस इज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस,
क्या है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 44 क्या पूछा इन्होंने, इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड्स रिवर्सिबली आइसोथर्मली। क्वेश्चन 44। एक मोल आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, V2 आपका 100 एंड V1 इज आप 10। सो सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करो, W इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V2 बाई V1। सो क्या हो जाएगा बताइए, n क्या है हमारे पास, n है 1 मोल, R की वैल्यू 8.3 ले लेंगे, ln क्या हो जाएगा बताइए, ln हो गया आपका V2 इज 100 बाई 10। So this is minus 1 into 8.3 into 2.3 into log of 10। So कीजिए कितना हो जाएगा, आपके पास क्या है, Are you missing something? Oh, टेम्परेचर यार, टेम्परेचर। So टेम्परेचर क्या है बताइए, टेम्परेचर इज 50। So कितना होगा, 273 प्लस 50, 323 क्या होगा बताइए, दिस इज 8.3 इंटू 2.3। सो क्या होगा बताइए, अप्रोक्सीमेटली क्या ये 20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20। सो मैं अप्रोक्सीमेटली 20 लिख रहा हूँ इंटू 323। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली गिविंग मी, और व्हाट अप्रोक्सीमेट, दिस इज 4660 जूल। सर्च करेंगे ऐसा कुछ ऑप्शन जो इसके नज़दीक हो, दिस इज माइनस साइन तो भूल ही गए। सो 64, सो अप्रोक्सीमेटली 6000 जूल होना चाहिए आंसर। आई थिंक यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, ऑप्शंस आराम से दूर दूर होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, योर लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 100 ग्राम 100 ml। So we have volume of solution 100 ml, density of solution 1.5 gram per ml. So what is the mass? Mass, you know, 150 gram. Mass per unit volume is equal to density. And what we have is 1 molar NaOH. 1 molar NaOH. What 1 molar NaOH means? 1 molar NaOH का मतलब होता है कि 1 मोल NaOH in 1000 ml, यही होता है 1 मोलर का मतलब। और हमारे पास कितना है, 100 मोल है, 100 ml है। तो बताइए क्या ये सही है, 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या ये सही है, जरूर सही है। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है NaOH एंड दैट इज 0.1 मोल। क्या होता है 0.1 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम NaOH। क्लियर। सो हमारे पास सॉल्यूट है 4 ग्राम। सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन 150 ग्राम निकाला था हमने, माइनस सॉल्यूट का है 4 तो क्या होगा 146 ग्राम। सो फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो 4 ग्राम एंड 146 ग्राम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इस DT 8 के प्रश्नों को, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और DT 9 जो है उसमें खूब मन लगा के खूब अच्छी तैयारी से उस DT 9 को दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।